सोचिए कि आप किसी को देखते हैं जो बाहर से एकदम फिट लग रहा है। हाँ, मतलब देखने में लग सकता है कि कोई जिम जाने वाला युवा है या कोई ऐसा इंसान जो अपनी डाइट का बहुत ध्यान रखता है। बिल्कुल, वजन भी एकदम नॉर्मल है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका लिवर किसी 70 साल के ऐसे इंसान जैसा हो चुका है जो सालों से भारी शराब पी रहा हो। ये सुनने में ही बहुत डरावना लगता है ना? तो आज 15 अप्रैल 2026 है और आज के इस गहन विश्लेषण में हम एक ऐसी मूक महामारी की बात कर रहे हैं जो भारत में बहुत तेजी से फैल रही है। मतलब 10 में से करीब 4 भारतीय इसकी चपेट में आ चुके हैं। और सबसे चिंताजनक बात यह है कि उनमें से ज्यादातर को इस बात का कोई अंदाजा ही नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए जब हमने ये नई स्टडी देखी ना, न्यू स्टडी रिवील्स हाइटेंड रिस्क ऑफ लिवर डिजीज इन इंडिया, तो हमें लगा कि इस विषय पर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो या एक पूरा डीप डाइव तैयार करना बहुत जरूरी है ताकि लोगों को इसके प्रति जागरूक किया जा सके। ये बहुत जरूरी पहल है आज के समय में। तो हमारा मिशन आज इस खामोश महामारी की परतों को खोलना है। हम बात कर रहे हैं मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टेटोटिक लिवर डिजीज की, जिसे आम भाषा में हम MASLD या फैटी लिवर कहते हैं। जी, और इस विषय की गहराई तक जाने के लिए हमने कई महत्वपूर्ण स्रोतों का अध्ययन किया है। हाँ, जैसे कि द लैंसेट के ग्लोबल रिपोर्ट, इंडियन जर्नल ऑफ गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी के हालिया डेटा और इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मेडिकल एंड फार्मास्यूटिकल रिसर्च के कुछ बहुत ही चौंकाने वाले शोध पत्र। इसके अलावा भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नए दिशा निर्देशों को भी हमने शामिल किया है। बिल्कुल, ताकि हम ये समझ सकें कि हमारी ये जो आधुनिक जीवन शैली है ना, ये कैसे हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंग को अंदर ही अंदर नष्ट कर रही है। तो इस पूरी स्थिति को समझने के लिए सबसे पहले हमें द लैंसेट की उस रिपोर्ट के आंकड़ों पर नजर डालनी चाहिए। हाँ, वो आंकड़े तो वाकई बहुत डराने वाले हैं। बिल्कुल, रिपोर्ट स्पष्ट रूप से चेतावनी देती है कि साल 2050 तक दुनिया भर में लगभग 1.8 बिलियन, मतलब करीब 180 करोड़ लोग MASLD से प्रभावित होंगे। 180 करोड़, ये तो एक बहुत ही विशाल संख्या है। हाँ, और 1990 के बाद से वैश्विक स्तर पर इसमें 143% की वृद्धि देखी गई है। ये एक ऐसा उछाल है जो किसी भी आम संक्रामक बीमारी के फैलने की रफ्तार को भी पीछे छोड़ देता है। 1990 से 143% की वृद्धि, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। देखिए, 1990 का दशक वही समय था ना जब दुनिया भर में और खासतौर पर भारत में उदारीकरण, शहरीकरण और ये जो फास्ट फूड कल्चर है, इसने जोर पकड़ना शुरू किया था। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। लोगों की जो फिजिकल एक्टिविटी थी वो कम होने लगी और डेस्क जॉब्स का चलन बहुत बढ़ गया। तो क्या ये सीधे तौर पर उसी जीवन शैली का परिणाम है? क्योंकि लैंसेट की रिपोर्ट के अनुसार भारत के लिए जो आंकड़े हैं वो बहुत ही गंभीर हैं। लगभग 38.9% भारतीय वयस्क इस बीमारी के शिकार हैं। जी, ये वृद्धि सीधे तौर पर हमारे खाने के तरीके और काम करने की आदतों में आए उस बड़े बदलाव का ही नतीजा है। और यहाँ ये रेखांकित करना बहुत आवश्यक है कि ये बीमारी शराब के सेवन से नहीं जुड़ी है। अच्छा, मतलब बिना शराब पिए भी लिवर खराब हो रहा है? बिल्कुल, ये पूरी तरह से मेटाबॉलिज्म के बिगड़ने और हमारी बदली हुई लाइफस्टाइल का नतीजा है। और 2023 के राष्ट्रीय आंकड़ों का विश्लेषण करने पर एक और चिंताजनक बात सामने आती है। वो क्या? ये बीमारी अब सिर्फ बुजुर्गों तक सीमित नहीं रही। भारत में पुरुषों के बीच ये 35 से 39 वर्ष की आयु में और महिलाओं में 55 से 59 वर्ष की आयु में अपने चरम पर पहुंच रही है। मतलब हमारे वर्कफोर्स का जो सबसे एक्टिव हिस्सा है वही इसका सबसे ज्यादा शिकार हो रहा है। हाँ, और इसकी सबसे बड़ी वजह इसकी साइलेंट प्रोग्रेशन है। ये शरीर में किसी भी तरह का दर्द या कोई शुरुआती लक्षण पैदा किए बिना दशकों तक चुपचाप बढ़ती रहती है। तो ये बिल्कुल दीमक की तरह काम करती है। दीमक? हाँ, ये एक अच्छा उदाहरण है। मतलब जैसे किसी खूबसूरत लकड़ी के घर में दीमक लग जाए ना, बाहर से तो घर का पेंट एकदम चमक रहा होता है, लेकिन अंदर ही अंदर लकड़ी पूरी तरह खोखली हो रही होती है। जब तक छत के गिरने की आवाज नहीं आती ना, तब तक किसी को दीमक का पता ही नहीं चलता। बिल्कुल से ठीक बात कही आपने। शोध बताते हैं कि 6.3% मामलों में तो जांच होने तक बीमारी फाइब्रोसिस के स्तर तक पहुंच चुकी होती है। फाइब्रोसिस, ये क्या होता है एक्चुअल में? मेडिकल टर्म में फाइब्रोसिस का मतलब है लिवर पर स्थायी चोट के निशान या स्कार टिश्यू का बन जाना। जब लिवर के अंदर लगातार सूजन रहती है ना, तो शरीर उस सूजन को ठीक करने के प्रयास में वहां कड़े रेशे बना देता है। अच्छा, जैसे हमें कोई गहरी चोट लग जाती है तो त्वचा के ऊपर एक खुरदुरा सा निशान बन जाता है। बिल्कुल वैसे ही। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। और अगर इसे यही नहीं रोका गया तो यही फाइब्रोसिस आगे चलकर सिरोसिस में बदल जाता है,
जहां लिवर पूरी तरह से सख्त हो जाता है और अपना काम करना बंद कर देता है। हे भगवान। अच्छा, यहाँ एक बहुत आम धारणा है जिसे तोड़ना मुझे लगता है बहुत जरूरी है। अक्सर हमारे समाज में ये माना जाता है कि फैटी लिवर सिर्फ उन लोगों को होता है जिनका वजन बहुत ज्यादा है या जो मोटे दिखते हैं। हाँ, ये एक बहुत बड़ा मिथक है। राइट। तो अगर कोई इंसान बाहर से दुबला है तो वो सोचता है कि भाई मुझे मेटाबॉलिक बीमारी कैसे हो सकती है, मैं तो फिट हूँ। विज्ञान की भाषा में इसे लीन MASLD कहा जाता है और दक्षिण एशियाई आबादी में, खास तौर पर भारतीयों में, ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। लीन MSLD मतलब पतले लोगों का फैटी लिवर। हाँ, इसका सीधा सा अर्थ ये है कि किसी इंसान का BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स बिल्कुल सामान्य श्रेणी में हो सकता है, लेकिन फिर भी उसके लिवर में खतरनाक स्तर तक फैट जमा हो सकता है। तो इसका मतलब है कि वो जो वजन नापने वाली मशीन है वो हमें धोखा दे रही है। बाहर से फिट दिखना, अंदरूनी मेटाबॉलिक स्वास्थ्य की कोई गारंटी नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि वजन नापने वाली मशीन से ये पता नहीं चलता कि फैट शरीर के किस हिस्से में जमा हो रहा है। ये शरीर की बनावट और फैट की डिस्ट्रीब्यूशन का मामला है। अच्छा, तो भारतीयों में ये डिस्ट्रीब्यूशन अलग होता है क्या? हाँ, भारतीयों का शरीर ऐतिहासिक रूप से विसरल फैट को अधिक जमा करने के लिए अनुकूलित है। विसरल फैट मतलब जो अंगों के आसपास होता है? सही कहा। विसरल फैट वो चर्बी है जो त्वचा के ठीक नीचे नहीं, बल्कि पेट के अंदरूनी अंगों जैसे लिवर, पैंक्रियाज और आंतों के आसपास गहराई में जमा होती है। ओह, तो इसीलिए बाहर से इंसान पतला दिखता है लेकिन अंदर अंगों पर चर्बी चढ़ी होती है। जी, और ICMR का हालिया डेटा बताता है कि 70% भारतीय मेटाबॉलिक रूप से अस्वस्थ हैं। उनका वजन भले ही कम हो, लेकिन उनके पेट के अंगों के आसपास जमा चर्बी उन्हें डायबिटीज और फैटी लिवर की तरफ धकेल रही है। 70%, ये तो बहुत ही डरावना नंबर है। लेकिन ऐसा क्यों है? क्या ये सिर्फ हमारी डाइट की वजह से है या इसके पीछे कुछ ऐसा है जिसे हम आसानी से नहीं बदल सकते, जैसे हमारी जेनेटिक्स? इसमें जेनेटिक्स की बहुत बड़ी और अहम भूमिका है। शोधकर्ताओं ने पाया है कि भारतीयों के DNA में PNPLA3 नाम के जीन में कुछ खास तरह के म्यूटेशन या बदलाव बहुत आम है। PNPLA3, इसका काम क्या होता है? ये जीन शरीर में फैट के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। इस म्यूटेशन के कारण भारतीय आबादी इंसुलिन रेजिस्टेंस और लिवर में फैट जमा होने के प्रति प्राकृतिक रूप से बहुत अधिक संवेदनशील है। रुकिए, अगर ये हमारे जेनेटिक्स में ही है, हमारे DNA में है, तो क्या इसका मतलब ये कि हम कुछ कर ही नहीं सकते? क्या हम सिर्फ अपनी DNA के गुलाम हैं और ये बीमारी होना हमारी नियति है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसे एवोल्यूशनरी मिसमैच या विकासवादी बेमेल कहा जाता है। इवोल्यूशनरी मिसमैच, वो कैसे? देखिए, हजारों सालों तक जब इंसान को आसानी से भोजन नहीं मिलता था और अक्सर अकालों का सामना करना पड़ता था, तब ये थ्रिफ्टी जीन एक वरदान था। अच्छा, मतलब शरीर ऊर्जा को बचाकर रखता था बुरे वक्त के लिए। बिल्कुल। ये जीन शरीर को निर्देश देता था कि जो भी थोड़ी बहुत ऊर्जा मिले, उसे भविष्य के लिए फैट के रूप में पेट के आसपास जमा कर लो। समझ रही हूँ। लेकिन आज के दौर में जब एक फोन कॉल पर हाई कैलोरी वाला खाना हमारे दरवाजे पर आ जाता है और लोगों को कुर्सी से उठने की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो वही जीवन रक्षक जीन अब जानलेवा बन गया है। क्या बात है! आप ऐसे समझ लीजिए कि जेनेटिक्स सिर्फ बंदूक में गोली भरती है, लेकिन ट्रिगर हमारी जीवन शैली ही दबाती है। वाह, ये एक बहुत ही सशक्त स्पष्टीकरण है कि क्यों हमारी आबादी इतनी आसानी से इसका शिकार हो रही है। अब अगर जेनेटिक्स और इस लीन फैटी लिवर की वजह से एक आम भारतीय इतने खतरे में है, तो जरा सोचिए उस शरीर का क्या होता होगा जो पहले से ही एक भारी शारीरिक और हार्मोनल बदलाव से गुजर रहा हो। आप गर्भवती महिलाओं की बात कर रहे हैं ना? हाँ, बिल्कुल। इसी संदर्भ में इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मेडिकल एंड फार्मास्यूटिकल रिसर्च की वो स्टडी सामने आती है जो कश्मीर के श्रीनगर स्थित LD अस्पताल में गर्भवती महिलाओं पर की गई थी। उस शोध के अनुसार जांच की गई 69% गर्भवती महिलाओं में MFLD पाया गया। 69% एक ऐसा आंकड़ा है जो किसी भी स्वास्थ्य प्रणाली के लिए एक बड़ी अलार्म बेल होना चाहिए। ये राष्ट्रीय औसत से बहुत ज्यादा है। इतनी बड़ी संख्या का क्या कारण हो सकता है? मतलब कश्मीर के पर्यावरण या वहाँ की संस्कृति में ऐसा क्या है जो ये दर इतनी ऊंचाई पर है? वहाँ कई कारक मिलकर एक बहुत ही जटिल स्थिति पैदा करते हैं। सबसे पहले तो कश्मीर का पारंपरिक खानपान आता है। वहाँ की डाइट में रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, मटन, घी और कहवा, जिसमें अक्सर चीनी होती है, उसका बहुत अधिक सेवन होता है। अच्छा, और सर्दियों का भी कुछ असर होता होगा? बहुत बड़ा असर होता है।
कश्मीर की लंबी और कठोर सर्दियों के कारण कई महीनों तक लोगों की फिजिकल एक्टिविटी एकदम कम हो जाती है। वे घरों में बंद रहने को मजबूर होते हैं। हाँ, वो तो है, बाहर निकलना मुश्किल होता है। इससे न सिर्फ अतिरिक्त वजन बढ़ता है, बल्कि धूप न मिलने के कारण शरीर में विटामिन डी की भारी कमी हो जाती है, जो मेटाबॉलिज्म को सुचारू रखने के लिए बहुत जरूरी तत्व है। जब भी गर्भावस्था की बात होती है तो हम देखते हैं कि रूटीन एंटीनेटल केयर में आयरन, कैल्शियम और फॉलिक एसिड पर तो बहुत जोर दिया जाता है। और महिलाओं को अक्सर यही सलाह दी जाती है कि तुम 2 लोगों का खाना खाओ। हाँ, ये सलाह बहुत आम है। तो क्या इस अत्यधिक कैलोरी के सेवन और लिवर की सेहत की अनदेखी से ये स्थिति और बिगड़ जाती है? बिल्कुल बिगड़ती है। गर्भावस्था को मेडिकल विज्ञान में एक मेटाबॉलिक स्ट्रेस टेस्ट माना जाता है। एक बच्चे को विकसित करने के लिए महिला के शरीर में बहुत सारे प्राकृतिक बदलाव होते हैं, जिनमें से एक है हल्का इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होना, ताकि बच्चे को पर्याप्त ग्लूकोज मिल सके। अच्छा, तो शरीर खुद ही थोड़ा इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाता है बच्चे के लिए। जी, अब अगर उस महिला के शरीर में पहले से ही खराब डाइट या जेनेटिक्स की वजह से फैटी लिवर पनप रहा है, तो गर्भावस्था का यह स्ट्रेस शरीर की सहन शक्ति को पूरी तरह तोड़ देता है। मतलब शरीर पहले से ही संघर्ष कर रहा था और इस प्रेगनेंसी के स्ट्रेस ने उसे किनारे से नीचे धकेल दिया। एकदम सही। और इसके परिणाम सिर्फ मां तक सीमित नहीं रहते। इस स्थिति के कारण गर्भकालीन मधुमेह, जिसे जेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं, प्री एक्लेम्सिया यानी हाई ब्लड प्रेशर की खतरनाक स्थिति और सिजेरियन डिलीवरी का खतरा बहुत अधिक बढ़ जाता है। ये तो माँ के लिए खतरे हुए, और बच्चे के लिए? सबसे गंभीर बात यही है कि इसका असर गर्भ में पल रहे बच्चे की जेनेटिक प्रोग्रामिंग पर भी पड़ता है। वो बच्चा जन्म से ही मेटाबॉलिक बीमारियों का शिकार होने के उच्च जोखिम के साथ दुनिया में आता है। हे भगवान, ये तो एक साथ 2 पीढ़ियों के स्वास्थ्य का संकट है। ये तो हुई बीमारी के फैलने और उसके असर की बात। लेकिन अब थोड़ा और गहराई में जाकर उस प्रक्रिया को समझते हैं जो असल में लिवर के अंदर घटित हो रही है। जी, पैथोफिजियोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि IJPPR के शोध पत्रों में जो बताया गया है उसे हमारे श्रोताओं को आसान भाषा में समझना चाहिए। मान लीजिए कि लिवर हमारे शरीर का एक बहुत बड़ा वेयरहाउस या गोदाम है, जहां ऊर्जा को स्टोर किया जाता है। बहुत अच्छी एनालॉजी है ये। तो जब इस वेयरहाउस में लगातार जरूरत से ज्यादा शुगर और फैट आता रहता है, तो अंदर असल में क्या टूट फूट होती है? देखिए, जब उस वेयरहाउस में जगह पूरी तरह खत्म हो जाती है, तो शरीर उस अतिरिक्त फैट को वेयरहाउस के बाहर यानी लिवर की स्वस्थ कोशिकाओं के बीच में डंप करने लगता है, जिन्हें हेपेटोसाइट्स कहते हैं। अच्छा, मतलब जो जगह स्टोरेज के लिए नहीं है वहां भी सामान भरा जा रहा है। बिल्कुल। और लिवर कोई निष्क्रिय अंग नहीं है, ये शरीर का मुख्य डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर है। जब इस तरह अनियंत्रित फैट जमा होने लगता है, तो लिवर में मौजूद जो सुरक्षा कर्मी हैं, जिन्हें हम इम्यून सिस्टम कहते हैं, वे पैनिक कर जाते हैं। पैनिक कर जाते हैं मतलब उन्हें लगता है कि कोई बाहरी हमला हुआ है? हाँ, उन्हें लगता है कि लिवर पर कोई बाहरी इन्फेक्शन या हमला हुआ है। और इस पैनिक का नतीजा क्या होता है? क्या वे सुरक्षाकर्मी लिवर को ही नुकसान पहुंचाने लगते हैं? जी बिल्कुल। इस पैनिक की वजह से लिवर में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन या लगातार बनी रहने वाली सूजन शुरू हो जाती है। इम्यून सिस्टम कुछ रसायनों को रिलीज करता है, जिन्हें TNF अल्फा और IL-6 कहा जाता है। ये क्या करते हैं? ये प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस हैं। इनका काम असल में इन्फेक्शन से लड़ना होता है, लेकिन यहाँ कोई इन्फेक्शन है ही नहीं, सिर्फ अतिरिक्त फैट है। इस गलतफहमी में ये रसायन लिवर की अपनी कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया को ही डैमेज करने लगते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया तो कोशिका का पावर हाउस होता है ना? हाँ, उसी को डैमेज करने लगते हैं। मतलब ये तो पूरी तरह फ्रेंडली फायर जैसी स्थिति हो गई। अपनी ही सेना अपने ही शहर को जला रही है। बहुत सही तुलना की है आपने। इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण लिवर की कोशिकाएं मरने लगती हैं, जिसे विज्ञान की भाषा में एपोप्टोसिस कहा जाता है। कोशिकाएं मर रही हैं, फिर शरीर क्या करता है? जब लिवर की कोशिकाएं तेजी से मरने लगती हैं, तो लिवर के अंदर मौजूद स्टेलेट कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं। इन स्टेलेट कोशिकाओं का काम मरम्मत करना है, लेकिन जब नुकसान बहुत ज्यादा और लगातार होता है, तो ये कोशिकाएं जरूरत से ज्यादा कोलेजन प्रोटीन बनाने लगती हैं। 1 मिनट, वही कोलेजन जो त्वचा के लिए अच्छा माना जाता है। आजकल तो कोलेजन सप्लीमेंट्स बहुत पॉपुलर है। हाँ, त्वचा के लिए अच्छा है, लेकिन लिवर के अंदर भारी मात्रा में कोलेजन जमा होने का मतलब है कड़े रेशों या स्कार टिश्यू का बढ़ना। ये लिवर को एक स्पंज जैसे मुलायम अंग से एक सख्त पत्थर जैसे अंग में बदलना शुरू कर देता है। ओह,
और यही वो फाइब्रोसिस है जिसकी हमने पहले बात की थी। बिल्कुल, और यही वो प्रक्रिया है जो अंततः सिरोसिस और लिवर फेलियर का कारण बनती है। ये पूरी प्रक्रिया ये स्पष्ट करती है कि शरीर के अंदर कितनी हिंसक प्रतिक्रिया हो रही होती है, जबकि बाहर से इंसान को बस थोड़ी सी थकान महसूस होती है या शायद कुछ भी महसूस नहीं होता। यही इसकी सबसे बड़ी खामोशी है। तो अब जब हम इस मेटाबॉलिक दीमक के काम करने के तरीके को समझ चुके हैं, तो समाधान पर बात करते हैं, क्योंकि बिना समाधान के तो ये सिर्फ एक डरावनी कहानी रह जाएगी। राष्ट्रीय स्तर पर हमारी सरकार ने इस दिशा में क्या कदम उठाए हैं? पॉलिसी के मोर्चे पर एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। भारत दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज को अपने गैर संचारी रोगों यानी NCDs के राष्ट्रीय रोकथाम कार्यक्रम में आधिकारिक रूप से शामिल कर लिया है। वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। मतलब अब इसे गंभीरता से लिया जा रहा है। बिल्कुल। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सितंबर 2024 में इसके लिए नई गाइडलाइंस और जमीनी स्तर के स्वास्थ्य कर्मियों के लिए विस्तृत ट्रेनिंग मैनुअल भी जारी किए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य प्रारंभिक स्तर पर ही स्क्रीनिंग करना और लोगों को जीवन शैली में बदलाव के लिए जागरूक करना है। ये निश्चित रूप से एक बहुत आवश्यक कदम है, लेकिन चिकित्सा विज्ञान की दुनिया से भी कुछ दिलचस्प समाधान सामने आ रहे हैं। मैंने एक हालिया अध्ययन में पढ़ा जिसमें विटामिन B3 का जिक्र किया गया है। हाँ, वो एक बहुत ही ग्राउंड ब्रेकिंग स्टडी है। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा संशय में हूँ। क्या वाकई एक साधारण सा विटामिन जो मूंगफली या मशरूम में आसानी से मिल जाता है, वो लिवर की इतनी जटिल बीमारी को ठीक कर सकता है? क्या ये इतना आसान है या इसके पीछे कोई कैच है? देखिए, ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सटीक बायोकेमिकल प्रतिक्रिया है। मैं समझाता हूं। शोधकर्ताओं ने पाया है कि जिन लोगों को फैटी लिवर होता है, उनके शरीर में माइक्रो RNA 93 नाम का एक अणु बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। माइक्रो RNA 93? अच्छा। हाँ, यह अणु एक विलेन की तरह काम करता है जो हमारे शरीर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण रक्षक जीन SIRT1 को ब्लॉक कर देता है। और ये SIRT1 जीन करता क्या है? इस जीन का मुख्य काम फैट को तोड़ना और सूजन को कम करना है। अच्छा, तो ये विलेन उस रक्षक को रोक देता है, तो विटामिन B3 इस विलेन को रोकता है क्या? एकदम सही पकड़ा आपने। विटामिन B3 या जिसे हम नियासिन भी कहते हैं, शरीर में जाने के बाद उस माइक्रो RNA 93 के स्तर को घटा देता है। जैसे ही वो रुकावट हटती है, हमारा अपना SIRT1 जीन फिर से सक्रिय हो जाता है और अपना काम शुरू कर देता है। मतलब वो लेवर में जमा फैट को ऊर्जा में बदलने लगता है। जी हाँ। लेकिन यहाँ जो कैच की बात आपने की थी, वो ये है कि विटामिन B3 कोई ऐसा सप्लीमेंट नहीं है जिसे आप जंक फूड खाते हुए निगल लें और सब कुछ जादुई रूप से ठीक हो जाए। मतलब ये एक उत्प्रेरक है, कोई शॉर्टकट नहीं है। इसके साथ हमें अपनी जीवन शैली में बदलाव करना ही होगा। बिल्कुल। सबसे महत्वपूर्ण और प्रमाणित समाधान आज भी शरीर के वजन में मात्र 7 से 10% की कमी लाना है। सिर्फ 10%? जी, विज्ञान ये साबित कर चुका है कि किसी इंसान के सिर्फ 10% वजन कम करने से लिवर का फैट और सूजन नाटकीय रूप से कम हो जाती है। इसके साथ ही अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड से बचना और समय रहते फाइब्रोस्कैन जैसी आधुनिक और बिना चीरफाड़ वाली तकनीक से लिवर की जांच करवाना सबसे कारगर बचाव है। तो आज के इस पूरे विश्लेषण का सार यही है कि लिवर की ये जो मेटाबॉलिक बीमारी है, ये एक खामोश हत्यारा जरूर है जो शरीर के अंदर दीमक की तरह काम कर रही है, लेकिन हम में से कोई भी इसके सामने बेबस नहीं है। बिल्कुल नहीं। सही जानकारी ही सबसे बड़ा हथियार है। सही वैज्ञानिक जानकारी, जेनेटिक्स की समझ और जीवन शैली में किए गए छोटे लेकिन निरंतर बदलावों से लिवर को न सिर्फ बचाया जा सकता है, बल्कि उसे दोबारा पूरी तरह स्वस्थ भी किया जा सकता है। ये एक ऐसी जानकारी है जिसे हर नागरिक के स्वास्थ्य ज्ञान का हिस्सा होना ही चाहिए। मैं इससे पूरी तरह सहमत हूँ। तो आज के इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक विचार यहाँ छोड़ना चाहती हूँ। एक ऐसा सवाल जो शायद किसी को भी सोचने पर मजबूर कर दे। देखिए, आज हमारे समाज में पैकेट बंद खाना, रिफाइंड चीनी से भरे स्नैक्स और दिन भर स्क्रीन के सामने बैठे रहने की जीवन शैली को बहुत ही नॉर्मल और आधुनिक माना जाता है। हाँ, ये तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी बन गई है। लेकिन जिस भयानक तरीके से ये चीजें हमारे मेटाबॉलिज्म और हमारे लिवर को अंदर ही अंदर नष्ट कर रही हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि आज से 20 या 30 साल बाद भविष्य की पीढ़ियां हमारी आज की इस डाइट और जीवन शैली को
उसी हैरानी और सख्त नजरिए से देखेंगी जिस नजरिए से आज हम सार्वजनिक जगहों पर सिगरेट पीने को देखते हैं। ये बहुत ही गहरा सवाल है। क्या समाज ने अनजाने में अपनी ही प्लेट में एक ऐसा जहर परोस लिया है जिसे सबने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर इंसान को अपने स्वास्थ्य को देखकर खुद से पूछना चाहिए। अपने लिवर का ख्याल रखें, क्योंकि वो जीवन भर खामोशी से आपके शरीर का ख्याल रखता है। आज के इस गहन विश्लेषण में बस इतना ही।